तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, जो कि आपका मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है जीके जीएस का आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और चलिए, पहला ही क्वेश्चन है। और देखिए, अगर बात करूँ, इससे पहले हमारा रीजनिंग दे रखा है, और रीजनिंग जो है हम वह अगले पार्ट में कवर करेंगे। और 61 नंबर से हमारा जीके जीएस स्टार्ट है। और देखिए, कह रहा है मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन में देखिए, रूस है, इंडोनेशिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 विकल्प दे रखा है। अगर बात करें तो देखिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। दुनिया का पहला जो G6 डिवाइस है उसको जापान देश ने पेश किया है। यह अगर बात करें तो 5G की तुलना में किसके तो 5G की तुलना में यह 20 गुना ज़्यादा आपका वर्क करेगा। और यह डिवाइस आपका 100 Gbps पर यह 300 फीट से अधिक यह एरिया को कवर करने में सक्षम होगा। तो ऑप्शन हमारा सी विकल्प जापान करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन में देखिए, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और कर्नाटक, और डी है आपका तमिलनाडु। तो देखिए, कह रहा कि अगर बात करें 62 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। यानी 25 से आपका 27 जून 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आपका ISO की 64वीं बैठक का आयोजक न्यू दिल्ली, जो कि आपका भारत में हुआ था, और जिसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा हेतु जो आपके प्रहलाद जोशी थे, प्रहलाद जोशी ने किया था। किसने? प्रहलाद जोशी ने किया था, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन हमारा न्यू दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो देखिए, ऑप्शन में दे रहा था 1955 से 56, और 1957 से 58, 1954 से 55 और 1953 से 54। तो भीमबेटका की गुफाओं कब खोजी गई थी। यह खोजी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश, कहाँ पर? भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, कहाँ पर? भारत के मध्य प्रदेश जिला के रायसेन जिले में यह गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। और ये आपका पूरा पाषाण युगीन एक गुफा आवास है, जिसका निरंतर मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किसने की थी। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किया था। और यह खोज आपकी बात करें तो 1957 और 58 में की गई थी। और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल जो है शामिल कर लिया था। आगे देखिए, कह रहा नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो तैमूर अब सबसे पहले आया था, या मोहम्मद गजनबी, या चंगेज खान, या आपका मोहम्मद गौरी। तो देखिए, अगर काल के अनुसार देखिए तो मोहम्मद गजनबी का कौन सा था। तो मोहम्मद गजनबी की बात करें तो मोहम्मद गजनबी था जो था आपका 998 से 1030, 998 से 1030, यह कौन था। तो मोहम्मद गजनबी था। और मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी यह 1173 से आपका 1206 तक इसका शासनकाल रहा। और बात करें चंगेज खान की, तो चंगेज खान की बात करें तो यह आपका 1206 से इसका जो आपका शासन रहा वह 1227 तक इसका रहा। और तैमूर की बात करें तो तैमूर का था 1370 से
1370 से आपका 1405 तक। तो देखिए अगर इसके अनुसार देखें तो सबसे पहले हमारा मोहम्मद गजनबी, और उसके बाद हमारा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद आपका चंगेज़ खान, उसके बाद तैमूर। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2-3-1, 2-4-3-1 क्या हो जाएगा? 2-4-3-1। कह रहा भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो ऑप्शन में देखिए है मद्रास, मछलीपट्टनम और तूतीकोरिन, और डी है आपका यानम। तो 65 नंबर है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम, जो कि आपका 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो अस्थायी रूप से खोला गया था, और यह प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में कहाँ पर खुला था? तो आपका 1613 में यही पहला कारखाना जो खुला था वह सूरत में, आपका सूरत कहाँ है? तो गुजरात में, सूरत में खोला गया था। तो हमारा मछलीपट्टनम करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर में। आगे देखिए 66 नंबर, कह रहा किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो ऑप्शन में देखिए 1910 है, 1911 है, 1907 है, और 1913 है। तो अगर बात करें तो हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा? तो हमारा देखिए हो जाएगा 66 में ऑप्शन नंबर बी 1911 में। वर्ष 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, उसने अपनी राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, और वह घोषणा इसने की। यह घोषणा 1912 में लागू हुई थी। कब? अगर घोषणा तो उन्होंने 1911 में किया था, लेकिन जो ये आपका पूर्ण लागू हुआ था वह 1912 में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और उन्होंने 1910 से 1916 तक थे। उनका शासनकाल कब कब से कब था? तो 1916 से इनका जो 1910 से 1910 से इनका जो शासन था 1916 तक इनका जो है शासन था। और 1911 में ही जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। आगे देखिए, कह रहा संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, या डी है 22 जुलाई 1947। तो भारतीय संविधान सभा ने जो है किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 67 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 24 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप वह 22 जुलाई, कब? तो 22 जुलाई आपको 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, और उसमें अगर बात करें हमारा, तो सबसे पहले ऊपर जो होता है आपका केसरिया रंग होता है। कौन सा? ऊपर केसरिया रंग होता है, और नीचे हमारा गहरा हरा रंग। कौन सा? गहरा हरा रंग होता है, और बीच में जो आपकी होती है वह पट्टी होती है। और ध्वज की लंबाई की बात करें तो 3:2 जो है इसकी चौड़ाई का अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। और सफ़ेद पट्टी जो आपकी होती है बीच में सफ़ेद पट्टी होता है, और मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है। और इस चक्र में आपके टोटल 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी? 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प जो है 67 का करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश डैश से लिया गया था। तो यह जो है संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या डी है अमेरिका के संविधान से। तो 68 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसमें
भाग 4 में जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 36 से आपका 51 कितना, तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है और इसे आयरलैंड के जो है संविधान द्वारा लिया गया है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कह रहा जोहानेस केपलर द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा, विलियम हॉर्सेल के द्वारा या निकोलस कापरनिकस के द्वारा। तो 69 का ऑप्शन देखिए, अगर हमारा इसमें डी विकल्प हो जाएगा। इस सौर मंडल का केंद्रीय सिद्धांत जो है सर्वप्रथम निकोलस कापरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कह रहा कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो कह रहा हिंद सागर और जावा सागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, और डी है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो बात करें आपका क्या दे रखा है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। यह जो आपका जोड़ता है आर्कटिक महासागर और जो है और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और हडसन किसे जोड़ता है, तो हडसन जो होता है आपका वह हडसन जो है कनाडा से, कहाँ पर, तो कनाडा हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और यही बात करें आपका भूमध्य सागर जो आपका किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर जो आपका जोड़ता है स्पेन यानी मोरक्को को, किसे, मोरक्को को। और बात करें हिंद महासागर और आपका जावा सागर दे रखा है, तो आपका यह जोड़ता है आपका इंडोनेशिया को, किसे, इंडोनेशिया को यह जोड़ता है। और आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से उन राज्यों को पहचान करना है जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी यानी नॉन वेस्टर्सर से संबंधित हैं। तो कह रहा पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, और डी है केरल और कर्नाटक। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कि पूर्वी मानसून बौछार जो है वह काल बैसाखी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल और असम है। केरल में काल बैसाखी को कॉफ़ी सावर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 71 का ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। तो कह रहा है आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। कह रहा है समवर्ती सूची और राज्य संघ सूची, दोनों राज्य सूची और संघ सूची। तो आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में जो है रखा गया है। तो 72 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें जो है रखा गया है, जो आपके विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। आगे कह रहा है भारत में डैश डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो 1857 में, 1858 में, और 1859 में, और 1956 में। तो जो भारत है वह डैश डैश यानी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, कौन से सन में, तो यह सन जो था वह आपका 1858 में। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1858 के ब्रिटिश इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दी गई थी उस समय। और भारत का जो गवर्नर जनरल था और वह वायसराय कहा जाने लगा। और बात करें तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का
प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। कह रहा प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्यों में जो है आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो कह रहा कि मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 74 का हो जाएगा मणिपुर। देखिए 21 से 30 नवंबर के कब, तो 21 से 30 नवंबर प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले संघाई हिरण के नाम पर रखा गया है। संघाई मणिपुर जाने वाला संघाई हिरण के नाम पर यह रखा गया है और संघाई मणिपुर का राजकीय यह पशु है। इस महोत्सव की शुरुआत आपकी आपकी कब हुई थी? तो इस महोत्सव की शुरुआत आपकी 2010 में हुई थी और इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में यह पहचान मिले। आइए देखते हैं 75 नंबर। और कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? तो कह रहा है कि किराना घराना, मेवाती है, ग्वालियर है और आगरा है। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती यह जो है इस घराने से संबंधित है। मेवाती घराना, जिसे जयपुरी मेवाती घराना भी कहते हैं, हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से यह एक है। इसकी नींव उस्ताद धग्गे नासिर खान और उनके बड़े भाई उस्ताद वाहिद खान ने रखी थी। अब देखिए कह रहा है पुस्तक टू द बिग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश और एपीजे अब्दुल कलाम, सलमान रुश्दी और डी है नटवर सिंह। तो देखिए बात करें कि टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश हैं। यह किताब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को 1991 स्टोरी के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो नहीं है कौन सी इसमें? कह रहा पॉवर्टी एंड फेमिन्स ऑन इकोनॉमिक्स इनइक्वलिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो देखिए अगर बात करें कि द पॉवर्टी और फेमिन्स किसके हैं, तो अमर्त्य सेन का। कौन सा? तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स यह इनका हो जाएगा। किसका? अमर्त्य सेन का यह हो जाएगा। बाकी यह इनका जो है नहीं है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया इनका नहीं है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसका है? तो ये दादा भाई नौरोजी का। किसका? दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी जी का है। और देखें तो आन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किसकी है? तो यह किसकी है? तो अमर्त्य सेन की यह भी है। कौन सी? यह भी अमर्त्य सेन जी की है। और आगे देखें रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट यह किसकी है? तो यह भी अमर्त्य सेन जी की है। लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वह दादा भाई नौरोजी जी की है। आइए आगे देखते हैं 78 नंबर। और कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश डैश मार्च को मनाया जाता है। तो 6, 7, 8 या 9 मार्च को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु इस दिन महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर यह जो है मनाया जाता है। कह रहा साहित्य में भारत देश का एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन में देखिए ए है रविन्द्रनाथ टैगोर,
बी है अमर्त्य सेन, सी है सीवी रमन और डी है कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं 79 नंबर में। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में कब, तो सन आपका 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और अमर्त्य सेन को कब मिला था, तो अमर्त्य सेन को जो मिला था 1998 में इनको मिला था। और कौन से, तो भौतिकी के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी जी को कब मिला था, तो कैलाश सत्यार्थी जी को अभी जल्दी मिला है आपका 2014 में। आगे देखते हैं। और कह रहा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी है, जिनेवा है और न्यूयॉर्क सिटी है और डी है लंदन। तो हमारा देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आपका कहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका जिनेवा में। कहाँ पर, तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और बात करें तो आपका लंदन में क्या है, लंदन में आपका राष्ट्रमंडल है। क्या है, लंदन में आपका राष्ट्रमंडल है। और बात करें वाशिंगटन डीसी में क्या है, वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक है। क्या है, वर्ल्ड बैंक है आपका, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका है वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक की 1944 में हुई थी। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। और आपका क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में यह हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। आगे आते हैं। और कह रहा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। कह रहा रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगर इनकी जन्म की बात करें, इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म आपका 13 जनवरी कब, तो 13 जनवरी 1949 को हुआ था। कब, इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। कहाँ पे, पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और यह सन 1984 में कब, तो सन 1984 में 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सोवियत संघ के जो है T11 अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों यूरी मोलिसेव और गोनादी स्ट्रोवा के साथ वह गए थे। आइए आगे जवाब दीजिए। 82 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो कह रहा कि रोलैंड गैरास और विबिल्डन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तो 82 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा रोलैंड गैरास। देखिए फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून के शुरुआत के 2 सप्ताह के मध्य पेरिस यानी फ्रांस के रोलैंड गैरेंस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है तथा इसकी शुरुआत 1891 से हुई थी। कब, 1891 से इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्ष 2024 में इसे प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्फरेज जो कि स्पेन से संबंधित थे। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा जयपुर को। किसे, तो जयपुर को। भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर और पूर्व को पेरिस के नाम से जाना जाता है।
कह रहा कि NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक आपका स्वतंत्र संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स और नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल म्यूजियम और डी है नेशनल काउंसिल ऑफ सैटेलाइट म्यूजियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है। यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक आपका स्वयं शासित करने वाला संगठन है। इसके जो गठन हुआ था वह 4 अप्रैल कब? तो 4 अप्रैल 1978 को जो है किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। कह रहा प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो ओम प्रति मीटर नहीं होता है, ना ही आपका ओम मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ये आपका होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और किसी पदार्थ द्वारा उसमें जो प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधक कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधक आपका अधिक होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 10 न्यूटन के बल की वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ बात करें आपका बल बराबर जो है किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है? तो बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापन तो हमारा कितना दे रखा है? 10 न्यूटन इंटू आपका कितना दे रखा है? 5 मीटर दे रखा है। 5 मीटर दे रखा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है, तो 50 जूल जो है हम ऑप्शन नंबर सी विकल्प लगा देंगे। कह रहा किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो 60 डिग्री है और 75 डिग्री है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री है। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 डिग्री। जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित पथ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम परास यानी वह दूरी तय करता है। परास बराबर क्या होता है? रेंज बराबर क्या होता है? तो आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में आपका स्मॉल जी होता है। ये आपका क्या है? 1 मिनट। ये जो आपका है आपका क्यू नहीं है, आपका यह 2 थीटा है और ये आपका हो जाएगा स्मॉल जी। ये आपका क्या है? तो परास निकालने का रेंज है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो किसमें? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या वाष्प में? तो ऑप्शन नंबर 88 का ठोस हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं उस पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में जो अणु होता है वह बहुत बहुत आपका पास होता है और इसमें आकर्षण आपका बहुत होता है। आगे देखिए। कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? तो 89 नंबर है। तो कह रहा पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। कि देखिए बात करें पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच जो है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। यह पहला फैक्ट हो गया। और दूसरा फैक्ट क्या हो जाएगा? तो पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत यानी कंटिन्यू जो है हस्तांतरित होते रहते हैं। और तीसरा जो आपका है इसके गुण कि पदार्थ कणों से बना होता है। और चौथा क्या हो जाएगा? पदार्थ के कणों के बीच जो है अंतर होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, यह भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही जो है ये कथन आपका सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। 90 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सोना है,
चांदी है, गैलियम है और जरेनियम है। तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर गैलियम हो जाएगा। गैलियम, गैलियम है ना, गैलियम। देखिए गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, इसके इसे जी और ए से आपका डिनोट करते हैं। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में आसानी से बदल जाती है। आगे देखिए 91 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो कह रहा पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये तो सही है। कह रहा कम गलनांक और क्वथनांक, तो यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि एपिग्राफी से अभिप्राय क्या है। तो कह रहा ये कंकालों का जो है अध्ययन करता है, शिलालेखों का अध्ययन करता है, मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है, या सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो एपिग्राफी के अंतर्गत जो है क्या अध्ययन किया जाता है, तो यह जो अगर बात करें तो देखिए आपका शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किसका, तो एपिग्राफी के अंतर्गत जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और बात करें कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कंकालों का अध्ययन जो कहलाता है अस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपका अस्ट्रियोलॉजी क्या कहलाता है, अस्ट्रियोलॉजी कहलाता है कंकालों का अध्ययन। और मानचित्र अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, तो कार्टोग्राफी क्या होता है, तो कार्टोग्राफी आपका जो कहलाता है वह आपका मानचित्रों का अध्ययन। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिनोस्मैटिक क्या कहते हैं, न्यूमिनो एक मिनट न्यूमी स्मैटिक स्मैटिक ये आपका जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। आगे देखिए कह रहा होमोसेपियंस जो है शब्द किसके द्वारा लिया गया है। होमोसेपियंस जो शब्द है वह किसके द्वारा लिया गया है, ऑप्शन है देखिए कह रहा सी लिनियस के द्वारा, डार्विन के द्वारा और मिलर के द्वारा और जी जे मंडल द्वारा। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी लिनियस के द्वारा। देखिए स्वीडन के जीव विज्ञानी कोरलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस के आधुनिक मानव का विज्ञान जो है इन्हें कहा जाता है। मानव को क्या कहा जाता है, मानव को क्या कहा जाता है, तो मानव को जो कहा जाता है होमोसेपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोसेपियंस कहा जाता है। बिल्ली को क्या कहा जाता है, बिल्ली को क्या कहा जाता है, तो बिल्ली को फैलिकैटस कहा जाता है। और मेढक का भी पूछा जाता है, मेढक को क्या कहा जाता है, तो मेढक को जो कहा जाता है आपका राना टिग्रीना कहा जाता है, राना टिग्रीना। और सरसों को क्या कहा जाता है, सरसों को, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बेसिका कैम्पोस्ट्रस हो जाएगा। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, धान का, तो धान का हो जाता है अराइजा स्टाइवा हो जाता है। और एक गेहूं का भी पूछा जाता है, गेहूं का भी ध्यान से सुने रहिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। गेहूं को टेट्रिकम एस्टिवम कहे जाते हैं। और एक आम का सुन लीजिए, आम का क्या कहा जाता है, आम को, तो मैगीफेरा इंडिया, मैगीफेरा इंडिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कह रहा श्वसन पथ में आपका जो है पक्षभाम की भूमिका क्या होती है। तो कह रहा है कि यह अंतःश्वासित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होती है। तो ये तो हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। बी देखिए कह रहा पच्छाब में फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करती है। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा कि नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो आपके होते हैं श्वसन तंत्र के, आपका नाक हो गया, आपका स्वर यंत्र हो गया, श्वास नलिका हो गए और ये फेफड़े हो गए। आइए 95 नंबर देखते हैं कह रहा पिक्सिनिया ग्रैमिनियस कवक से डैश डैश होता है। तो गन्ने में लाल सड़न, मनुष्यों में दाद, आलू में लेट ब्लाइट और गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो 95 का
ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। देखिए, गे पौधे में होने वाले रोग की बात करें तो गेहूं का काला कीट रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? आपका ब्लैक रस्ट के द्वारा। और गन्ने का लाल सड़न होता है किसके द्वारा? आपके कैल्कोटाइकम फोक्टे के द्वारा। आइए आगे देखते हैं 96 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकसित विकास में मदद करता है? तो एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, एब्जेक्सिक एसिड है और जेब्रील है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? 96 में यह पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा जेब्रेलिन में। किसमें? तो जेब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है। यह पौधे के तनों के विकास, बीजों के अंकुरण और विकास में मदद करता है। इसकी खोज आपका 1926 में जो है की गई थी। और किसने की थी? तो कुरसोवा ने। किसने? कुरसावा ने। किसने? कुरुसावा ने किया था। आगे देखिए, कह रहा है कि सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो देखिए, सीपीयू की गति की बात कर रहा है तो हमारा मेगा हर्ट्स में मापा जाता है। किसमें? मेगा हर्ट्स में मापा जाता है। और कंपाइलर, देखिए, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति मेगा हर्ट्स में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रिया के 1 सेकंड का समय लगता है तो उसे गति को 1 हर्ट्ज होगी। आगे देखिए, कह रहा है सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो ये तो हो गया 98। देखिए, कह रहा है एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो और यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन में है कंट्रोलर के द्वारा, डिबर के द्वारा और कंपाइलर है और आपका असेंबलर है। तो 98 का ऑप्शन नंबर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन कंपाइलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा कोड का यानी बाइनरी में यह परिवर्तन करता है। जिस कंप्यूटर द्वारा इसे समझा जाता है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मशीनी भाषा में अगर बात करें तो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को परावर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कंपाइलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं 99 नंबर। कह रहा कि सराच सचरा सर संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी परिस्थिति तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे पौधे। तो 99 का हो जाएगा हमारा आपका हरे पौधे हो जाएंगे। यानी बात करें तो एक तो आपका जैविक घटक होता है। क्या होता है? एक आपका जैविक घटक होता है। जैविक घटक, देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीवों को घटकों को जैविक घटक कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका नभचर, आपका जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव जैसे हरे पौधे, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि हैं। और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है अजैविक घटक। क्या होता है? एक आपका जो होता है वह अजैविक घटक होता है। और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद जो है हम क्लास यही समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी थे लेकिन आगे देखेंगे अगली क्लास में। कह रहा इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटान करना, तालाबों में आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को निपटाना और प्लास्टिक अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर निपटाना करना और फसल उत्पादक को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटारा करना यह अनुकूलन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते और सब्जी के अपशिष्ट
और बायो बायो जो आपका डिग्रेडेबल यानी डिग्रेडेबल होता है। एक घरेलू अपशिष्ट आदि को इसमें डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद इस खाद में यह खाद में परिवर्तित होता है, जिसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आज की क्लास यहीं तक रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में।